तक आपने देखा फलों की दुकान लगाने वाला मोहनलाल और उसका परिवार जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था और मोहनलाल अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा कर उनको अच्छी शिक्षा देता है। मोहनलाल अपने बेटों की शादी कराकर निश्चिंत होता है। उसके दोनों बेटे शहर में अपने परिवार के साथ खूब ऐशो आराम से रहते हैं और उधर मोहनलाल और राधा दुखी रहने लगे क्योंकि दोनों बेटों में से कोई भी उनकी सुध नहीं लेता। मोहनलाल राधा के कहने पर दोनों से मिलने शहर जाता है और वो दोनों मोहनलाल के आगे झूठ बोलते हैं और पैसे देने से मना कर देते हैं। मोहनलाल वापस गांव में आकर अपनी फलों की दुकान फिर से खोलकर अपना काम शुरू कर देता है। वहां एक साधु महात्मा उसको मिलते हैं और वो उसकी सेवा करता है। इससे खुश होकर साधु महात्मा उसे एक जादुई थाली देते हैं जिससे वो लोगों की मदद करते हुए अपना जीवन जीता है। मोहनलाल के बेटे जिस कंपनी में काम करते थे वो बंद हो जाती है। मोहनलाल के दोनों बेटों ने किसी भी तरह की बचत नहीं कर रखी थी और दिखावटी जीवन जीने के कारण कर्ज में बुरी तरह से डूब चुके थे। उनकी पत्नियों ने उनसे घर चलाने को लेकर झगड़ा करना शुरू कर दिया था। अरे भैया, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, कहीं दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही है और मेरी पत्नी है कि सारा दिन मुझसे झगड़ा करती रहती है, मैं क्या करूं? हाँ, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, तुम्हारी भाभी भी मुझसे हमेशा झगड़ती रहती है। गलती हमारी ही है कि हमने उन लोगों को खूब मजे कराए हैं। अब हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं, हम कर्जे में डूबे हुए हैं तो वे उल्टा हमें ही आंख दिखाती हैं। भैया, हमने तो माँ और पिताजी के लिए भी पैसे भेजने बंद कर दिए हैं। उन्होंने तो जब से वो यहाँ से आकर गए हैं एक चिट्ठी भी नहीं लिखी पैसों के लिए। वो लोग कैसे अपना जीवन बिता रहे होंगे। हाँ भाई, हमने ही कौन सा उनकी सुध ली है, लेकिन हाँ, ये तो सोचने वाली बात है कि उनका गुजारा कैसे चल रहा होगा। हम एक काम करते हैं, कुछ दिन गांव हो आते हैं, कुछ शांति तो मिलेगी। अगले दिन दोनों गांव चले जाते हैं और वो वहां जाकर देखते हैं कि जहां उनके पिता की छोटी सी दुकान हुआ करती थी अब वो बड़ी हो चुकी हैं। फिर वे अपने घर जाते हैं तो वहां उनका घर भी काफी बड़ा और सुंदर हो चुका था। वे अपने घर को पहचान नहीं पाते और पड़ोसियों से पूछते हैं। पड़ोसी उन्हें उसी घर का इशारा करते हैं और बताते हैं कि वही मोहनलाल का घर है। ये देखकर दोनों भाइयों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया और वो आश्चर्य भरी नजरों से अपने घर को देखते ही रह गए। तभी राधा घर के बाहर आती है और अपने दोनों बेटों को देखकर उसकी आंखें खुशी से भर जाती हैं। अरे, तुम दोनों आ गए। मेरे बच्चों, अंदर आओ, ये तुम्हारा ही घर है, आ जाओ। फिर वो तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। उस समय मोहनलाल घर पे नहीं होता। माँ, घर तो पिताजी ने बड़ा सुंदर बना लिया, ये चमत्कार कैसे हो गया? कहाँ से लॉटरी लग गई? लॉटरी लग गई है क्या पिताजी की? इतनी बात सुनते ही राधा ये सोचते हुए कि ये मेरे ही तो बेटे हैं, इनसे क्या छुपाना, तो वो सारी बात अपने बेटों को बता देती है और उनके लिए खाने पीने की तैयारी करने के लिए रसोई में चली जाती है। तभी दोनों भाइयों की कानाफूसी शुरू हो जाती है। प्रेश, देखा तुमने, हम शहर में भूखों मर रहे हैं और इन लोगों की चिंता कर रहे हैं और ये यहाँ आराम से अपना जीवन बसर कर रहे हैं।
इसीलिए इन्होंने हमें बुला दिया। हाँ भैया, काश वो जादुई थाली हमें मिल जाए, हमारा कर्ज से भी पीछा छूटे और पत्नियों के झगड़े से भी। जो चाहे मांग सकते हैं फिर उस जादुई थाली से। सुरेश माँ को बोलते हैं कि थाली हमें दे दे। तभी राधा दोनों को खाने के लिए बोलने आ जाती है और तभी रमेश अपनी सारी हालत राधा को बताते हुए और जादुई थाली उससे मांगने का प्रयास करता है। बेटा, मुझे ये जानकर बड़ा कष्ट हुआ, और यदि तुम लोग इतनी मुसीबत में थे तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, मैं तुम्हें वो थाली नहीं दे सकती क्योंकि वो थाली तुम्हारे पिताजी ने संभाल कर अपने पास रखी है। अभी के लिए मैं तुम्हें कुछ धन देकर तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ, जिससे तुम लोग अपना कुछ कर्ज उतार सको। और ये कहकर वो पैसे लेने अंदर चली जाती हैं। तभी सुरेश कहता है, भैया अब क्या करें? कुछ नहीं, अभी बस पिताजी के आने से पहले पैसे लेकर शहर चलते हैं। फिर रमेश और सुरेश वापस शहर अपने घर आकर अपनी पत्नियों को सारी बात बताते हैं। तभी उनकी पत्नियों के मन में लालच आता है और वो कहती हैं, अगर ऐसा है तो वो थाली आप लोग चुरा लो ना। चोरी? बाप रे बाप, अपने घर में ना बाबा ना। तो फिर हम सब लोग वहां चलते हैं, तब वहां से वो थाली हम खुद ले लेंगे। रमेश और सुरेश अपनी पत्नियों की जिद और लालच में आ जाते हैं और वो शहर से गांव पहुंच जाते हैं। राधा सबको साथ देखकर बहुत प्रसन्न होती है। मोहनलाल भी अपने बेटे और बहुओं को देखकर बहुत खुश होता है। कुछ दिन वो लोग हंसी खुशी बिताते हैं और फिर एक रात चारों मिलकर वो थाली चुरा लेते हैं और घर से बाहर आ जाते हैं। चलो इस थाली से खूब सारा पैसा और गहने मांगते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐ जादुई थाली, हमारी आज्ञा है कि तू हमें ढेर सारे रुपये और गहनों से भरा बक्सा दे। तभी थाली से खूब सारा कूड़ा करकट और पत्थर प्रकट हो गए। ये देखकर रमेश लेने के लिए कहता है, ऐ थाली, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें रुपये और हम दोनों भाइयों की पत्नियों के लिए कुछ गहने दे दो। सुरेश बहुत ही विनम्र होकर जादुई थाली से प्रार्थना करता है, लेकिन मन में तो उसके भी लालच होता है। तो इस बार थाली से सूखे पत्तों का ढेर प्रकट हो जाता है। इससे चारों बुरी तरह से झल्ला जाते हैं और थाली को फेंक देते हैं। थाली का शोर सुनकर राधा और मोहनलाल बाहर आ जाते हैं। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये जादुई थाली किसने फेंकी और यहाँ कैसे आई? सभी लोग मोहनलाल और राधा को देखकर डर जाते हैं और एक दूसरे पर जादुई थाली चोरी करने का इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। तभी मोहनलाल क्रोध से चिल्लाकर कहता है, ये जादुई थाली गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए है, ना कि तुम जैसे लालची लोगों के लिए। निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। तभी राधा मोहनलाल से अपना गुस्सा शांत करने के लिए कहती है और उन चारों की हालत का वास्ता देकर उन्हें माफ़ करने के लिए कहती हैं। और तभी वे चारों राधा और मोहनलाल से माफ़ी मांगते हैं। पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए। आप जब शहर आए थे तब हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमने आपको पैसे ना दिए, आप लोगों का ध्यान नहीं रखा, और जब हम लोग कर्ज में डूब गए तब आपकी मेहनत से बनाए इस घर और जादुई थाली से ढेर सारा धन पाने के लालच में गिर गए। इसलिए
हमने ये जादुई थाली चुरा ली, हमें माफ़ कर दीजिए और हमें अपने साथ रहने दीजिए। काफ़ी मिन्नतों के बाद मोहनलाल का मन पसीजता है और वो उन चारों को माफ़ कर देता है। अब रमेश और सुरेश अपने पिता की दुकान ईमानदारी से चलाने लगे और उनकी पत्नियां घर के कामकाज संभालती और अपनी सास ससुर की सेवा करती। मोहनलाल ने वो जादुई थाली उन्हीं साधु जी को वापस कर दी, क्योंकि अब उसके बेटे ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे थे। मोहनलाल और राधा एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगे।